गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है मेरे भाई। और आज देखो, कल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था और आज हम जो कर रहे होंगे वो बुक रीडिंग कर रहे होंगे, मतलब बुक की जो बुक पढ़ रहे होंगे। ठीक है, देखो बुक पढ़ना मतलब तुम्हारे लिए बोरिंग सा लगता है, लेकिन ये चीज मानो कि जब तक अपन बुक को नहीं पढ़ेंगे तब तक मजे वाली बात नहीं। ठीक है, चलो देखो, तुम्हारा ही एक अकेला ऐसा बैच है जिसमें मैं सारी चीजें लिखा रहा हूँ। ठीक है, सब हैंड रिटन, सारा चीज मैं हाथों से लिखवा रहा हूँ तुम्हारे सामने। किताब की रीडिंग भी लगवा रहा हूँ ताकि तुम बेटर कर सको, तुम थोड़ा सा अच्छा कर सको। ठीक है, चलो ठीक है मेरे भाई। अब हम देखो, हाँ सभी बता देंगे एक बार कैसे हैं। हाँ गुरुजी एकदम मस्त हम तो। आप बताओ मेरे भाई। मैं भी मस्त हूँ, तुम्हारी दया चल रही है। हाँ बताएंगे। हाँ चलो, कोई नहीं मेरे भाई, चलो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई आज की क्लास। ठीक है, चलो आज की क्लास में हम जो चैप्टर पढ़ रहे होंगे मेरे भाई, वो चैप्टर नंबर 6 चल रहा था हमारा। हाँ गुरुजी, चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, जिसका हम का नाम क्या है मेरे भाई? नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय। एक मिनट रुकेंगे, अभी कर देता हूँ। हो गया काम, चलो। हाँ तब तक बताएंगे सभी कैसे हैं। जब क्लास लाने की क्या मेरे भाई, लाने की कह रहा था, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, बहुत 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 ज्यादा बिजी हूँ। क्या करते हो? अरे ना लायक को कुछ नहीं करने को क्या, हमारी तरह ठाला आदमी हूँ मैं, है कि नहीं? आदमी हो। पर हाँ देखो मेरे भाई, इस चैप्टर में हमने पढ़ा था नियंत्रण एवं मतलब कि किस तरीके से हमारा जो शरीर है वो किस तरीके से नियंत्रित रहता है, किस तरीके से हम उसको समन्वय करते हैं उसका। ठीक है, जब तक कोई, ठीक है। चलो मेरे भाई, आज हम जो पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, यहां से पढ़ेंगे चैप्टर चैप्टर। देखो आप अपने क्या क्या पढ़ा है वो ध्यान से समझते जाएंगे। पिछले अध्याय में हमने सजीवों में अनुरक्षण मतलब उनके रखरखाव की बात की थी। हाँ गुरुजी, हमने रखरखाव की बात की थी। कार्य में संलग्न जैव प्रक्रमों के बारे में पढ़ा था। हमने इस बात पर विचार करना प्रारंभ किया था कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह सजीव है। हमने कहा था ना मेरे भाई कि जब कोई आदमी गति कर रहा है, गति कर रहा है मतलब गति कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, श्वास ले रहा है, ठीक है, भोजन कर रहा है, वो सारी चीजें किस में आएंगी गुरुजी? सजीव में आएंगी। ठीक है, ये बात पढ़ी थी, हाँ हमने पढ़ी। पादपों में इस तरह की कुछ गतियां वास्तव में वृद्धि का परिणाम है। ठीक है, मतलब कि पौधों में भी, पादपों में भी गति होती है, इसलिए वो भी क्या है मेरे भाई? सजीव है। आगे देखेंगे, एक बीज अंकुरित होता है और वृद्धि करता है, और हम देख सकते हैं कि नवोद्भिद, नवोद्भिद का मतलब है जो नए हैं। ठीक है, जो नए उग रहे हैं, उद्भव हो रहा है। नवोद्भिद का मतलब क्या है? नए उद्भव। नया उद्भव का मतलब है जो नए पादप है, जो नए पौधे हैं वो उग रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहा है नवोद्भिद का मतलब। ठीक है, एक बीज अंकुरित होता है और वृद्धि करता है, और हम देख सकते हैं कि नवोद्भिद कुछ दिनों में गति करता हुआ मृदा को एक और धकेल कर बाहर आ जाता है। लेकिन यदि इसकी वृद्धि रुक गई होती तो ये गतियां नहीं होती, मतलब कि इसकी वृद्धि रुक जाती तो क्या मिट्टी को चीरकर बाहर निकलता? क्या नहीं निकलता गुरुजी। ठीक है, आगे देखो, अधिकांश जंतुओं में तथा कुछ पादपों में होने वाली कुछ गतियां वृद्धि से संबंधित नहीं है। एक दौड़ती बिल्ली, झूले पर खेलते बच्चे, जुगाली करती भैंस आदि ये गतियां वृद्धि के कारण नहीं होती। क्या इनमें देखो भाई, इनमें क्या मतलब जुगाली कर रही है, इसमें कोई वृद्धि हो रही है क्या? ऐसा थोड़ी है कि जुगाली भैंस ने बोला ओ और तुम मतलब उसमें वृद्धि थोड़ी हो गई, अब भैंस इतनी मोटी थोड़ी हो जाएगी? नहीं गुरुजी, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है मेरे भाई? वृद्धि से मुक्त गति है। कैसी है? वृद्धि से मुक्त गति। पढ़ाया ना मैंने, वृद्धि से मुक्त गति और वृद्धि पर आश्रित गति। तो ये कौन सी है मेरे भाई? एक दौड़ती बिल्ली, झूले पर खेलते बच्चे, जुगाली करती भैंस आदि ये गतियां वृद्धि के कारण नहीं होती है। दिखाई देने वाली इन गतियों को हम जीवन के साथ क्यों जोड़ते हैं? इसका एक संभावित उत्तर यह है कि हम गतियों को सजीव गतियों गतियों को जीव के पर्यावरण में आए परिवर्तन की अनुक्रिया सोचते हैं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो देखते हैं, सोचते हैं। बिल्ली इसलिए दौड़ी होगी क्योंकि इसने एक चूहा देखा होगा। ठीक है मेरे भाई, जब कोई बिल्ली दौड़ती है, तुम क्यों दौड़ते हो? जैसे तुमने शेर देख लिया है और मैं दिख जाऊं तो अरे गुरुजी तुमको तो गला लगा ले आ रहा है मेरा भाई, आजा नालायक इधर देख। देखो मेरे भाई, क्योंकि इसने एक चूहा देखा था। केवल यही नहीं, हम गति को सजीवों द्वारा किए गए एक ऐसे प्रयास के रूप में भी सोचते हैं जिसमें उनके पर्यावरण में हुए परिवर्तन उनके लिए लाभकारी हो। सूर्य के प्रकाश में पौधे वृद्धि करते हैं, बच्चे झूले से आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, भैंस जुगाली करती है,
देखो मेरे भाई, दिख रहा है ना सभी को? देखो भैंस क्या करती है मेरे भाई, जुगाली करती है। भैंस क्या करती है मेरे भाई, जुगाली करती है, ताकि भोजन छोटे टुकड़ों में टूट जाए और उसका पाचन भली भांति हो सके। तब जब देखो भाई, जब तेज रोशनी हमारी आंखों पर फोकस की जाती है या जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमें परिवर्तन का पता लग जाता है और इसकी अनुक्रिया में हम शुम को बचाने के लिए गति करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। देखो ऐसा होता है जैसे मान लो किसी ने तुम्हारी लाइट मारी, तुम तुरंत यूं कर, बंद कर, बंद कर, करते हो। और गुरु था तो है, था तो नालायक हो तुम, ये बताओ ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि अनुक्रिया कर रहे हो तुम। क्या कर रहे हो? अनुक्रिया। अब ये अनुक्रिया क्यों? हमने उद्दीपन देखा, क्या मतलब उद्दीपन हुआ? उद्दीपन का मतलब क्या है? पर्यावरण में कोई भी परिवर्तन हुआ। कैसे? कि जैसे गर्म वस्तु थी, तुमने नहीं छुआ तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही तुमने छुआ मेरे भाई, लेकिन जैसे ही तुमने छुआ, जैसे ही तुमने छुआ और तुम्हारे, ओ गुरुजी मरवा दिया तुमने, तो आ जाओ। देखो समझ में आया? जो ये सारे परिवर्तन हो रहे थे कैसे थे? उद्दीपन। मैंने बताया उद्दीपन क्या होते हैं मेरे भाई, पर्यावरण में जो भी परिवर्तन हो रहा है जिनके अनुरूप करता है, अनुक्रिया करता है, उद्दीपन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उद्दीपन। आ जाओ। यदि हम इसके बारे में और अधिक विचार करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति ये गतियां सावधानी से नियंत्रित की जाती है। पर्यावरण में प्रत्येक परिवर्तन की अनुक्रिया से एक समुचित गति उत्पन्न होती है। समुचित का मतलब सारी की सारी, ठीक है। जब हम कक्षा में अपने दोस्तों से बात करना चाहते हैं तो हम जोर से चीखने की अपेक्षा फुसफुसाते हैं। स्पष्ट रूप से कोई भी गति उस घटना पर निर्भर करती है जो इसे प्रेरित करती है। मान लो तुम क्लास में बैठे हो, तुम फुसफुसा रहे हो, क्यों? तुम्हें पता है कि गुरुजी ने अगर देख लिया तो मेरे भाई हमारे पड़ेंगे डंडे। तुम्हारे दिमाग ने पहले ही देखा, तुम्हारी आंखों ने देखा गुरुजी है, तुम्हारी आंखों ने देखा गुरुजी है, तुम्हारे मस्तिष्क के पास गई सिग्नल की है, मस्तिष्क ने कहा आप बात कर ले, चुपचाप बात कर ले, चुपचाप बात कर ले। ऐसे टीपने के नंबर आता है परीक्षाओं में, देख ना ले। करते हो? हाँ गुरुजी। ये क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हें पता है कि पर्यावरण में परिवर्तन, पर्यावरण में परिवर्तन क्या? कि जैसे ही गुरुजी ने देखा अपने पड़ेंगे थप्पड़, तो मेरे भाई तुमने उसके अनुरूप क्या कर दी? क्रिया कर दी। ये सारा कैसे हुआ? मस्तिष्क से। मस्तिष्क ने क्या किया? नियंत्रण किया। आंखों ने देखा, मस्तिष्क से कहा, मस्तिष्क ने हाथों से कहा, मस्तिष्क ने आंखों से कहा कि चुपचाप, मुंह से बोला कि ऐसे मत बोलना जोर जोर से, धीरे धीरे कर रहे। ऐसे बोलते हो? हाँ बोलते हैं गुरुजी। आ जाओ। देखो मेरे भाई, अतः इस तरह की नियंत्रित गति को पर्यावरण में भिन्न घटनाओं के अभिज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए जो अनुक्रिया के अनुरूप गति करें। दूसरे शब्दों में सजीवों को उन तंत्रों का उपयोग करना चाहिए जो नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में शरीर संगठन के सामान्य सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए यह कह सकते हैं कि विशिष्टीकृत ऊतक का उपयोग इन नियंत्रण तथा समन्वय क्रियाकलापों में किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, इनमें क्या किया जा रहा है? नियंत्रण और समन्वय किया जा रहा है मेरे भाई। क्या किया जा रहा है? नियंत्रण एवं समन्वय किया जा रहा है। देखेंगे मेरे भाई अगला क्या आ गया। ठीक है, यहां तक अपन ने पढ़ लिया ना? ठीक है, अगला देखो मेरे, ये देखो मेरे भाई, अब आ जाता है जंतु तंत्रिका तंत्र। क्या आ जाता है? जंतु तंत्रिका तंत्र आ जाता है मेरे भाई। क्या आ जाता है? जंतु तंत्रिका तंत्र। जंतु तंत्रिका तंत्र क्या है? देखो मेरे भाई, जंतुओं में यह नियंत्रण तथा समन्वय तंत्रिका तथा पेशिका, देखो दे भाई, जंतुओं में यह नियंत्रण तथा समन्वय तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है, जिसके विषय में हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। तुम पढ़े थे? हाँ गुरुजी हम पढ़ा था। इस तरीके से तंत्रिका तंत्र देखा था तुमने? देखा था क्या? हाँ गुरुजी देखा तो होगा, पर हमारे ध्यान नहीं है, हमको मतलब को, अब तुम बताओ तो बता दो, नहीं कोई दिक्कत को। तो मेरे भाई मैं समझा रहा हूं, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? चलो आ जाओ मेरे भाई। आकस्मिक परिस्थिति, आकस्मिक का मतलब है अचानक। अचानक परिस्थिति में गर्म पदार्थ को छूना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। हमें इसे पहचानने की तथा इसके अनुरूप अनुक्रिया करने की आवश्यकता है। हम कैसे पता लगाएं कि गर्म वस्तु को छू रहे हैं? कैसे पता लगेगा मेरे भाई? जैसे ही तुम छुओगे, मैंने बताया था हमारे शरीर में क्या है? तंत्रिका कोशिकाएं हैं। वो तंत्रिका कोशिकाएं सूचनाओं को ले जाने का क्या करती है? काम करती है। लेकिन गुरुजी वो तंत्रिका कोशिकाओं तक जाएगा कैसे मेरे भाई? ग्राहियों से, ज्ञानेंद्रियों से। जैसे ही ग्राही ज्ञानेंद्रियां उसको क्या करेंगी? सेंस करेंगी, मतलब उनका क्या करेंगी मेरे भाई? ग्रहण करेंगी किसी सिग्नल को, तो वो जाएगा तंत्रिका कोशिका में, और तंत्रिका कोशिका कहां भेज देगी उसको? हमारे मस्तिष्क में भेज देगी। कहां भेज देगी? हमारे मस्तिष्क में भेज देगी। चलो आगे देखते हैं। हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टीकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है। ये ग्राही प्राय हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। लिखाया मैंने कि ये ग्राही जो होती है वो क्या कहां स्थित होती है गुरुजी? ज्ञानेंद्रियों में। जैसे आंतरिक कर्ण, आंतरिक कर्ण का मतलब है जो अंदर का कान है, ठीक है? नाक, जिव्या, जिव्या का मतलब है जीभ आदि।
रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं जबकि घ्राण ग्राही गंध का पता लगाते हैं। तो मैंने लिखा है घ्राण ग्राही गंध का पता लगाएंगे, स्वाद ग्राही रस संवेदी क्या करेंगी मेरे भाई, रस संवेदी जो ग्राही है वो स्वाद का पता लगाएंगी। ठीक है, आगे देखो, यह सूचना एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका कृतिक सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है। मतलब द्रुमिका के द्वारा क्या की जाती है, उपार्जित की जाती है, द्रुमिका के द्वारा पैदा की जाती है। आगे देखेंगे चित्र 6.1a, मतलब कि ये वाला, और एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह एक विद्युत आवेग पैदा करती है। क्या पैदा करती है, विद्युत आवेग। यहां पे रासायनिक सिग्नल था, रासायनिक सिग्नल को इस द्रुमिका ने क्या किया, इन द्रुमिकाओं ने क्या किया मेरे भाई, ग्रहण किया। द्रुमिकाओं ने जैसे ही ग्रहण किया वो कहां पहुंच गया मेरे भाई, कहां पहुंच गया गुरुजी, ये द्रुमिकाओं ने क्या किया, इन द्रुमिकाओं ने क्या किया मेरे भाई, ग्रहण किया। इन द्रुमिकाओं ने ग्रहण करके इसको भेज दिया कोशिका काय में। कोशिका काय में ये सिग्नल चेंज हुआ मेरे भाई, किससे, रासायनिक से किसमें चेंज हुआ, ये हुआ रासायनिक से विद्युत सिग्नल में, रासायनिक आवेग से वैद्युत आवेग में चेंज हुआ। रासायनिक आवेग से किसमें चेंज हुआ गुरुजी, विद्युत आवेग में चेंज हुआ। बताओ हुआ या नहीं हुआ गुरुजी, हाँ हुआ था, आपने बताया था, मुझे हमको बताया था। तो विद्युत आवेग में चेंज होगा, हाँ गुरुजी। और ये विद्युत आवेग इस तरीके से जाते हुए कहां पहुंच जाएगा, तंत्रिका के अंतिम सिरे पर पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा, तंत्रिका के अंतिम सिरे पर पहुंच जाएगा। आ जाओ बात करते हैं आगे। ठीक है, तो देखो मेरे भाई, और एक रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग पैदा करती है। यह आवेग द्रुमिका से कोशिका काय तक जाता है और तब तंत्रिकाक्ष मतलब एक्सोन में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। एक्सोन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन कराता है। विमोचन का मतलब है मेरे भाई पैदा करता है। ठीक है, ये रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्स, जिसको सिनेप्टिक दरार को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में इसी तरह विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। मतलब कि जैसे ही सिग्नल होगा अगले में, मतलब जो सिनेप्स है, सिनेप्टिक जो दरार है, उसको पार करके वो कहां चला जाएगा, अगले सिग्नल पे, मतलब अगली तंत्रिका तक पहुंच जाएगा। आगे देखेंगे मेरे भाई, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। यह शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा की सामान्य योजना है। अंततः इसी तरह का एक अंतर्ग्रथन सिनेप्स ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे कि पेशी कोशिकाओं से अन्य कोशिकाओं जैसे कि पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि को चित्र 6.1b तक लेकर जाता है। देखो इस तरीके से ये क्या होती है, यहां पे समझने का प्रयास करेंगे। ये मैंने तुम्हें समझाया नहीं था, देखो मेरे भाई, देखो मेरे भाई, इस तरीके से क्या होती है, हमारी कोशिका होती है। क्या होती है, कोशिका। जो ये लाल वाली कलर में दिख रही है, इस तरीके से जो दिख रही है, ये क्या है मेरे भाई, कोशिका है। क्या है, कोशिका है। ये वाली क्या है मेरे भाई, कोशिका है। नहीं दिख रही, और दो ये दिख, तो इस तरीके से बन रही है, ये है मेरे भाई कोशिका। क्या है मेरे भाई, कोशिका है। क्या है, कोशिका है मेरे भाई। क्या है, कोशिका। अब देखो ये क्या है मेरे भाई, ये जो पूरा का पूरा है इसको बोलते हैं पेशी फाइबर। क्या बोलते हैं मेरे भाई, पेशी फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेशी फाइबर। ये हो गया तुम्हारा तंत्रिकाक्ष। ये दिख रही है तंत्रिका का अंतिम सिरा। ये जो अंतिम सिरा था ये इसी तरीके से है कि नहीं है तंत्रिका का, यूं, हाँ गुरुजी है। तो ये है मेरे भाई तंत्रिकाक्ष। क्या है, तंत्रिकाक्ष। और ये है तंत्रिका का अंतिम सिरा, जो कि कहां जुड़ा हुआ है मेरे भाई, कहां जुड़ा हुआ है, पेशी फाइबर। कहां से, पेशी फाइबर से कोशिका तक। अब ये सिग्नल को कैसे कहां पहुंचाएगा, ये सिग्नल को पहुंचाएगा माइटोकॉन्ड्रिया तक, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का शक्ति गृह। क्या कहते हैं, कोशिका का शक्ति गृह। चलो आगे देखते हैं मेरे भाई। अतः इसमें से कोई आश्चर्य नहीं, चलो आगे देखेंगे मेरे, यहां समझने का प्रयास करेंगे। देखो, अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। ये वाली चीज मैंने लिखवाई है। और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन में विशिष्टीकृत है, मतलब कि स्पेशली इसी चीज के लिए डिजाइन की गई है। चित्र 6.1 को देखिए तथा इसमें तंत्रिका कोशिका के भागों को पहचानिए। हमने पहचान लिया है मेरे भाई। जहां सूचनाएं उपार्जित की जाती है, जिससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती है, तथा जहां इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है, जिससे यह आगे संचरित हो सके। ये तीनों चीजें मैंने बताई थी, हाँ गुरुजी आपने बताई है, मैंने समझाया है, तो इसमें वाली बात नहीं है। आगे देखेंगे मेरे भाई, चलो आगे देखेंगे, आगे देखेंगे मेरे भाई, और आगे आ जाएंगे अपन। ये देखिए, कुछ चीनी अपने मुंह में रखी हुई, इसका स्वाद कैसा है बताओ।
चीनी को अपन क्या करेंगे, अपने मुंह में रख लेंगे। अरे गुरुजी रसगुल्लो रख दो ना हमारे, हाँ रख ले रसगुल्लो। नालायक हो, आ जाओ तुम नालायक हो तो खाने तो थप्पड़ थप्पड़ खाने के लायक हो, तुम रसगुल्ले की बात करते हो हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बाजरा काट रहे हो, अरे बाजरा नहीं कट रहा नालायक, अभी तो मैं ही कट रहा हूँ, मेरा कट चुका। आ जाओ, कुछ चीनी अपने मुंह में रखिए, इसका स्वाद कैसा है देखो। दूसरी बात, अपनी नाक को अंगूठा तथा तर्जनी उंगली से दबाकर बंद कर लीजिए। अब फिर से चीनी खाइए, इसके स्वाद में क्या कोई अंतर है? बताओ कोई अंतर आएगा क्या? गुरुजी ये चीज तो हमने सोचनी चाहिए थी ना नालायक को, तुम्हें सोचनी चाहिए थी। गुरुजी कोई अंतर को ना है, कोई अंतर को ना है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ये है हमारे रस संवेदी ग्राही का। भाई चीनी मीठी है कड़वी है किससे पता चलेगा? गुरुजी रस संवेदी ग्राही से पता चलेगा। किससे पता चलेगा? रस संवेदी ग्राही से। जब रस संवेदी ग्राही से पता चलेगा तो ये अंगूठा तर्जनी से उंगली से दबाकर बंद कर लीजिए अपनी नाक को। अबे नाक को बंद कर लो तो चीनी का खुशबू आएगी क्या? मैं नालायक को आवाज आ रही है, हाँ गुरुजी आ रही है। चलो आ जाओ, देखो खाना खाते समय उसी तरह से अपनी नाक बंद कर लीजिए तथा ध्यान दीजिए कि जिस भोजन को आप खा रहे हैं क्या उसे खाने का पूरा स्वाद ले रहे हैं? हाँ मेरे भाई ले पा रहे हैं, क्योंकि ये रस संवेदी ग्राही का काम है। ये तो क्या है मेरे भाई, ये तो हमारे पास क्या है, नाक है। ये तो क्या करती है मेरे भाई, घ्राण ग्राही है। क्या है? घ्राण ग्राही मतलब सूंघने का काम करती है। तो हमें सूंघना थोड़ी है, हमें तो खाना है। तो जीभ क्या करेगी, उस स्वाद का पता लगाएगी। रस संवेदी ग्राही कौन सी है गुरुजी? जी, ठीक है, तो इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं, जब नाक बंद होती है तो क्या आप चीनी तथा भोजन के स्वाद में कोई अंतर महसूस करते हैं? ना गुरुजी। यदि हाँ तो आप सोचते होंगे कि यह क्यों होता है। इस तरह के अंतर जानने के लिए और उनके संभावित हल खोजने के लिए पढ़िए तथा चर्चा करिए। जब आपको जुकाम हो जाता है तब भी क्या आप इसी तरह की स्थिति का सामना करते हैं? हाँ गुरुजी, क्या मतलब चक्कर है, जुकाम लगा जब हमको स्वाद ही कौन आवे, का चक्कर है, ये चल जाएगी गुरुजी ऐसा है? अरे नालायक को ये कुछ नहीं जाता अपना सिस्टम। देखो इधर देखते हैं, समझेंगे अभी, है ना। देखो परिवर्तन तो आता है, परिवर्तन तो आता है। क्यों? क्योंकि सभी चीजें क्या करती है मेरे भाई, सभी जो हमारे ग्राही हैं वो सारी मिलकर काम करती हैं, है ना। ऐसा नहीं है। चलो देखते हैं, आगे देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा सारी चीजें। आगे देखो, प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है। पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया की चर्चा करते हैं तो बहुधा, बहुधा का मतलब है बहुत सारे, प्रतिवर्त शब्द का प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं मैं प्रतिवर्त स्वरूप बस से कूद गया, या मैंने प्रतिवर्त स्वरूप आग की लो से अपना हाथ पीछे खींच लिया, या मैं इतना भूखा था कि प्रतिवर्त स्वरूप मेरे मुंह में पानी आने लगा। प्रतिवर्त स्वरूप मतलब कि जैसी स्थिति देखी मैंने उस तरीके से होना लगा। जैसे मान लो अभी मैं तुमसे कहूं गोलगप्पा, पानी आ गया मुंह में, आ गया गुरुजी आ गया। अरे मेरे भाई सीधी सी बात समझो कि जैसे हमने स्थिति को देखा वैसे ही हमारे शरीर ने अनुक्रिया की, ये बात कहना चाह रहा है ये, ठीक है। इसका क्या अभिप्राय है? इन सभी उदाहरणों में एक सामान्य विचार आता है कि जो कुछ हम करते हैं उसके बारे में विचार नहीं करते हैं या अपनी क्रियाओं को नियंत्रण में महसूस नहीं करते हैं, फिर भी ये वे स्थितियां हैं जहां हम अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में नियंत्रण व समन्वय कैसे प्राप्त किया जाता है? ठीक है, तो कैसे प्राप्त किया जाता है, आ जाओ इस पर फिर से विचार करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं कि आग की लपट को छूना हमारे अथवा किसी भी जंतु के लिए एक दुराग्राही तथा खतरनाक स्थिति है। हम इसके प्रति कैसे अनुक्रिया करते? एक सरल विधि है कि हम विचार करें कि हमें आघात पहुंच सकता है और इसलिए हमें अपना हाथ हटा लेना चाहिए। तब एक आवश्यक प्रश्न आता है कि यह सब सोचने के लिए हमें कितना समय लगेगा। उत्तर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार सोचते हैं। ठीक है मेरे भाई, मान लो अपन ने देखा कि अपन सोचते हैं भैया कितनी देर में सुचाक आ जाओगे, ये सोचने के लिए भी क्या है मेरे भाई, ये सोचने के लिए भी अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से सोच रहे हैं, किस तरीके से सोच रहे हैं। चलो आगे देखते हैं, उत्तर निर्भर करता है किस प्रकार होता है। यदि तंत्रिका आवेग को उस ओर भेजा जाता है जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, तब इसी प्रकार के आवेग उत्पन्न करने के लिए मस्तिष्क द्वारा चिंतन भी आवश्यक है कि जैसे ही सिग्नल भेजा और तंत्रिका कोशिका क्या करेगी मेरे भाई, तंत्रिका कोशिका जैसे ही सिग्नल भेजेगी तो उसी प्रकार क्या होगा मेरे भाई, उसी प्रकार क्या होगा, उसी प्रकार से वो क्या करेगी मेरे भाई, मस्तिष्क तक क्या लेके जाएगी, सूचना को लेकर जाएगी। आगे आ जाओ, देखो विचार करना एक जटिल क्रिया है, किसी चीज को सोचना ही मेरे भाई क्या एक जटिल क्रिया है। लिखेंगे अतः यह बहुत सी तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिका आवेग की जटिल अन्योन्य क्रियाओं से जुड़ने के लिए बाध्य है। यदि यह वस्तु स्थिति है तो कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे शरीर में सोचने वाले ऊतक जटिल रूप से व्यवस्थित, जटिल रूप से कहां पे गए भाई,
हाँ, जटिल रूप से व्यवस्थित न्यूरॉन के घरे जाल से बने हैं। मतलब ये कहना जा रहा है कि हमारी जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो बहुत सारे न्यूरॉन्स से मिलकर बनी है, तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बनी है। तो मैंने बताया था कि तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बनेगा तंत्रिका ऊतक, और तंत्रिका ऊतक से मिलकर बनेगा तंत्रिका तंत्र मेरे भाई, ठीक है। और वो कहाँ काम आ रहा होगा, यहाँ काम आ रहा होगा। देखिए, यह खोपड़ी में अग्र सिरे पर स्थित है तथा शरीर के सभी हिस्सों से संकेत प्राप्त करते हैं तथा उन पर अनुक्रिया से पहले विचार करते हैं। निसंदेह ये संकेत प्राप्त करने के लिए खोपड़ी में मस्तिष्क का सोचने वाला भाग तंत्रिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से जुड़ा होना चाहिए। इसी तरह यदि मस्तिष्क का यह भाग पेशियों को गति करने का आदेश देता है तो तंत्रिकाएं इन संकेतों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो देखो मेरे भाई, ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जब सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो इसका मतलब है कि तंत्रिका जो तंत्र है वो हमारे शरीर के सभी हिस्सों से जुड़ा होना चाहिए। तो मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे शरीर में बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं हैं और हर एक चीज का, हर एक काम को करने के लिए, हर एक जो भी पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है उसके अनुरूप क्रिया करने के लिए हमारी तंत्रिका कोशिकाएं विशिष्टकृत है, स्पेशलाइज्ड है। स्पेशलाइज्ड का मतलब है मेरे भाई कि वो विशेष रूप से उसी चीज के लिए बनाई गई है। तो हमारे शरीर में जो भी तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो सारी की सारी क्या हो रही हैं, एक दूसरे से जुड़ रही हैं। और जुड़कर कहां आ जाती है, मैंने तुम्हें बताया था मेरुरज्जु क्या होता है मेरे भाई, मेरुरज्जु से उद्गम होता है, जुड़कर आती है हमारे मस्तिष्क तक। कहां तक आती है, मस्तिष्क तक आती है। आगे आ जाओ। तो तंत्रिकाएं इन संकेतों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। हम किसी गर्म वस्तु को छुएं और हमें यह सब करना पड़े तो हमें काफी समय लगेगा कि हम जलन महसूस कर रहे हैं। ऐसा होगा क्या, जैसे ही मैंने मान लो किसी गर्म वस्तु को छुआ तो उसको सोचने में कितना टाइम लग रहा है। मान लो तुम किसी और चीज को सोच रहे हो भाई, तुम्हारा अगर तुम सोच ही नहीं रहे होते तो क्या गर्म वस्तु को पकड़ते क्या? नहीं गुरुजी, हम गर्म वस्तु को नहीं पकड़ते। लेकिन तुमने अपना दिमाग कहीं और लगा रखा है, तुम्हारा दिमाग डाइवर्ट है, तो तुम क्या करोगे, जैसे गलती से मान लो गर्म चीज पकड़ी गई तो तुम्हें थोड़ी देर मिली सेकंड लगा देते हैं, माइक्रो सेकंड लगा देते हैं। उन माइक्रो सेकंड में तुम्हारा दिमाग अपने आप में मतलब क्या करने लगेगा, क्रिया करने लगेगा। तो मतलब एक टाइम तो लगाना मेरे भाई। ऐसा ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हमने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया? मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें सीखने को मिलेंगी कि गुरुजी हम ऐसा कर क्या रहे हैं, क्या हो रहा है, पता ही नहीं चल पा रहा। ठीक है, आओ देखो, इसकी लैंग्वेज, इस चैप्टर की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है। ठीक है, मैंने उसको ईजी बनाकर तुम्हें प्रोवाइड करवाया है, लेकिन फिर भी एक बार हमको चैप्टर पढ़ना जरूरी है। ठीक है, किस तरीके से इसने मतलब लैंग्वेज दी है, देखो आगे आ जाओ। शरीर की डिजाइन किस तरह से इस समस्या का हल करती है, ऊष्मा के संवेदन के बारे में सोचने की अपेक्षा यदि जो तंत्रिकाएं ऊष्मा का पता लगाती है उन्हें उन तंत्रिकाओं से जोड़ा जाए जो पेशियों को गति कराती है, तो जो प्रक्रम आगम संकेतों का पता लगाने तथा तदनुसार निर्गम क्रिया को करने का कार्य करता है वह अतिशीघ्र पूरा हो जाता है। आमतौर पर इस तरह के संबंधन को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिवर्ती चाप को संबंधन आगत तंत्रिका तथा निर्गत आगत तंत्रिका के मध्य कहाँ होना चाहिए? सबसे उपयुक्त स्थान शायद वही बिंदु होगा जहां सबसे पहले वो एक दूसरे से मिलते हैं। पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल के रूप में मिलती है। प्रतिवर्ती चाप इसी मेरुरज्जु में बनते हैं, यद्यपि आगत सूचनाएं मस्तिष्क तक भी जाती है। ये कह रहा है कि आने वाली सूचना और जाने वाली सूचना, मान लो मैंने किसी चीज को, गर्म वस्तु को छुआ तो वो सूचना कहां जाएगी, हमारे मस्तिष्क तक। मस्तिष्क भी क्या करेगा, कुछ सूचनाएं भेजेगा, कुछ सूचनाएं भेजेगा। हाँ गुरुजी, सूचनाएं भेजेगा। तो वो जहां आकर मिलेगी, वो जहां आकर मिलेगी वो कहां मिलेंगी? तो मेरे भाई इसने बोला है पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल में मिलती है मेरे भाई। कहां मिलती है? एक बंडल में। और जो ये रास्ता फॉलो होता है, जो पूरा का पूरा पाथ अनुसरण करता है, ये जो रास्ता जो बना पड़ा है यहां से यहां तक सिग्नल जाने का, यहां से और यहां तक सिग्नल जाने का मेरे भाई, ये सिग्नल जो जा रहा है, ये सिग्नल जो जा रहा है इसको ही बोलते हैं, इस रास्ते को ही बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप। ठीक है, और ये प्रतिवर्ती चाप बनते कहां से हैं? प्रतिवर्ती चाप जो बनते हैं वो मेरुरज्जु से बनते हैं, मैंने तुम्हें बताया था, जिसको हम स्पाइनल कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइनल कोड बोलते हैं। आगे आ जाओ। यद्यपि आगत सूचनाएं मस्तिष्क तक भी जाती है, अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ है क्योंकि इनके मस्तिष्क के सोचने का प्रक्रम बहुत तेज नहीं है। वास्तव में अधिकांश जंतुओं में सोचने के लिए आवश्यक जटिल न्यूरल जाल या तो अल्प है या अनुपस्थित होता है। अतः यह स्पष्ट है कि वास्तविक विचार प्रक्रम की अनुपस्थिति में प्रतिवर्ती चाप का दक्ष कार्य प्रणाली के रूप में विकास हुआ है। यद्यपि जटिल न्यूरल जाल के अस्तित्व में आने के बाद भी प्रतिवर्ती चाप तुरंत अनुक्रिया के लिए एक अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है मेरे भाई। ठीक है, तो कौन काम करता है? प्रतिवर्ती चाप। अभी प्रतिवर्ती चाप है क्या? ही है क्या मेरे भाई? देखो आ जाओ, देखो ये वाला चित्र मैंने तुम्हें दिखाया था,
हाँ गुरुजी आया तो था। देखो मेरे भाई ये है प्रतिवर्ती चाप। जैसे ही तुमने छुआ, यहां से त्वचा ने क्या किया मेरे भाई, अनुभव किया, त्वचा ने गर्म वस्तु को छूकर मतलब पता लगा लिया, तो ग्राही। ऊष्मा या दर्द, त्वचा में ग्राही। ठीक है, मैंने लिखा था ऊष्मा को संवेदना करने के लिए। संवेदी तंत्रिका कोशिका, ये क्या है मेरे भाई, ये तंत्रिका कोशिका, ये जो काली काली दिख रही है तंत्रिका कोशिका है। और ये तंत्रिका कोशिका जाकर कहाँ मिल रही है मेरे भाई, कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी अपने पास कहाँ पे मेरे भाई, मेरुरज्जु में। मेरुरज्जु से क्या जाएगा, मस्तिष्क के लिए संदेश चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, मस्तिष्क के लिए संदेश चला जाएगा। ठीक है, आ जाओ, ये है कार्यकर भुजा। भुजा में पेशी, मतलब कि भाई मेरे भाई ये बता रखा है कि ये मतलब पेशी कोशिका है। ठीक है ना, ये हाथ है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, तो ये रास्ता जो फॉलो हुआ है, ये रास्ता जो इसका अनुसरण किया है, इसका मतलब इसने इसको फॉलो किया है, जिस रास्ते से संदेश गया है, इसको बोलते हैं मेरे भाई प्रतिवर्ती चाप। क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती चाप बोलते हैं। आ जाओ, क्या आप उन घटनाओं के क्रम को खोज सकते हैं जो आपकी आंखों में तेज प्रकाश फोकस करने पर होती है। हाँ मेरे भाई खोज लेंगे। आ जाओ आगे देखते हैं मेरे भाई, मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। अब हम मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। आ जाओ जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क, क्या मेरुरज्जु का कार्य केवल प्रतिवर्ती क्रिया है? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सोचने वाले प्राणी हैं। मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती है जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। सोचने में अधिक जटिल क्रियाविधि तथा तांत्रिक बंधन, तांत्रिक का मतलब नहीं है तंत्रिक है, क्या है, तंत्रिक। ठीक है, तंत्रिक संबंधन होते हैं। तांत्रिक का मतलब तो नालायकों होते हैं, मतलब समझते हो तांत्रिक। हाँ, इसी के बारे में क्यों ही बोलूं मैं, है क्या पता मैं ही बन जाऊं थोड़े दिनों बाद में। अरे गुरुजी आप तो नहीं, अरे क्यों नहीं नालायकों। चलो आगे आ जाएंगे मेरे भाई, चलो पढ़ने का प्रयास करते हैं। मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती है जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। सोचने में अधिक जटिल क्रियाविधि तथा तंत्रिक संबंधन होते हैं। ये मस्तिष्क में संकेंद्रित होते हैं जो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं मेरे भाई। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु क्या बनाते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, जो कि 6.3 में दिखाया गया है। ठीक है, ये शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं। ये शरीर के क्या करते हैं मेरे भाई, सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं, जैसे कि तथा इसका समाकलन करते हैं। समाकलन का मतलब है उनका आकलन करते हैं, उनको एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करते हैं। आगे समझेंगे मेरे भाई। हम अपनी क्रियाओं के बारे में भी सोचते हैं, लिखना, बात करना, एक कुर्सी घुमाना, किसी कार्यक्रम के समाप्त होने पर ताली बजाना इत्यादि ऐच्छिक इच्छाओं के उदाहरण है। ऐच्छिक का मतलब जिन पे अपने नियंत्रण होता है। ठीक है, लिखोगे तो मेरी इच्छा होगी तो लिखूंगा, नहीं लिख रहा, नहीं लिख रहा तो क्या मैं मर रहा हूं क्या? नहीं गुरुजी आप नहीं मर रहे हैं। बात करना, मैं बात नहीं कर रहा तो मर रहा हूं क्या? पहले मरता था भाई किसी के लिए, अब थोड़ी मरते हैं। नहीं गुरुजी अब तो नहीं मरते। चलो आ जाओ। ठीक है, एक कुर्सी को घुमाना, अब कुर्सी को जचेगी तो घुमाऊंगा, नहीं कौन घुमाओ भाई, मेरे कौन से पेट में दर्द हो रहा है अगर कुर्सी को नहीं घुमा रहा तो? हाँ गुरुजी पेट में तो दर्द नहीं हो रहा। तो ये इच्छाओं की बात है, ये तो क्या है मेरे भाई, अपनी इच्छाओं की बात है। अगर मेरी इच्छा ही नहीं है तो मैं क्यों करूंगा? तो ये ऐच्छिक क्रियाओं के उदाहरण है जो आगे क्या करना है के निर्णय पर आधारित है कि भाई आगे क्या करना है, ये सारी इच्छाएं हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। अतः मस्तिष्क को भी पेशियों तक संदेश भेजने होते हैं। यह दूसरा मार्ग है जिसमें तंत्रिका तंत्र पेशियों में संचार भेजता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा शरीर के अन्य भागों में संचार को परिधीय तंत्रिका तंत्र सुगमता प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? सुगमता कौन प्रदान करता है गुरुजी? परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं? पूरा का पूरा तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। ठीक है, आ जाओ। देखो, जो मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं से बना होता है। इस प्रकार मस्तिष्क हमें सोचने की अनुमति तथा सोचने पर आधारित क्रिया करने की अनुमति प्रदान करता है। जैसी आपको संभावना होगी, यह एक जटिल अभिकल्पना द्वारा मस्तिष्क के विभिन्न भागों से जो विभिन्न आगत एवं निर्गत सूचनाओं को समाकलित करने के लिए उत्तरदायी है, पूरा किया जाता है। मस्तिष्क में इस तरह के 3 मुख्य भाग या क्षेत्र होते हैं जिनके नाम अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क है। तीनों के बारे में मैंने लिखाया है, तीनों में ये चित्र भी मैंने तुम्हें समझाया है। कौन सी ग्रंथि कहाँ होती है देख लो मेरे भाई, यहाँ पे कौन कौन सी, हाइपोथैलेमस, थैलेमस भी यहीं पे होती है, हाइपोथैलेमस और तुम्हारे कौन सी, पीयूष ग्रंथि, ये तीनों क्या होती है, यहीं पे होती है। जैसे ये हाइपोथैलेमस समझेंगे मेरे भाई, यहाँ हाइपोथैलेमस है तो हाइपोथैलेमस के पास में ही क्या होती है, थैलेमस होती है। क्या होती है हाइपोथैलेमस के बाद में? हाइपोथैलेमस पहले होती है थैलेमस, और थैलेमस के पीछे कौन सी होती है, हाइपोथैलेमस। जब हम इधर से देख रहे हैं तो हमको हाइपोथैलेमस दिख रही है, मतलब कि जो थैलेमस है वो कहाँ है, इसके पीछे की साइड है। कहाँ है, इसके पीछे की साइड। और ये जो छोटी सी दिख रही है ये पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है मेरे भाई। क्या होती है? सबसे छोटी ग्रंथि। उस ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है और इसका वजन जो होता है 0.6 ग्राम होता है। शरीर के सभी क्रियाकलापों को ये नियंत्रित करती है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और मेरे भाई इसके साथ साथ इसका वजन जो होता है 0.6 ग्राम होता है लगभग।
है मेरे भाई, कितना होता है, लगभग 0.6 ग्राम होता है। सभी क्रियाकलापों को नियंत्रित करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। आगे आ जाएंगे मेरे, ये हो गया मस्तिष्क, मैंने समझा दिया। देख लो मेरे भाई, तीन भाग है मेरे भाई, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। मतलब पश्चिम मस्तिष्क को हम क्या बोलते हैं, पश्चिम मस्तिष्क में तीन भाग है। कौन कौन से, पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। यहाँ ये मेरुरज्जु है जो जाएगा, ये मध्य मस्तिष्क है जो बीच का है, ये क्या है मेरे भाई, कपाल या खोपड़ी है, ठीक है। ये क्या है, अग्र मस्तिष्क है, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे आ जाएंगे मेरे, आगे आ जाएंगे और आगे हम बात करेंगे। देखो आगे ये है मेरे भाई, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क है मेरे भाई। मस्तिष्क का जो मुख्य सोचने वाला भाग है वो अग्र मस्तिष्क है। इसमें विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग या सूचनाएं प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं। अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र सुनने, देखने आदि के लिए विशिष्ट है। इसमें साहचर्य है, साहचर्य का मतलब है साथ साथ, साहचर्य के क्षेत्र पृथक होते हैं जहां इन संवेदी सूचनाओं, अन्य ग्राही से प्राप्त सूचनाओं एवं पहले से मस्तिष्क सूचनाओं का अर्थ लगाया जाता है। इस सब पर आधारित एक निर्णय लिया जाता है कि अनुक्रिया तथा सूचनाएं प्रेरक क्षेत्र तक कैसे पहुंचाई जाए, जो ऐच्छिक पेशी की गति को, जैसे हमारी टांग की पेशियां, नियंत्रित करती है। हालांकि प्रकृति में कुछ वेदन देखने और सुनने से अधिक जटिल है। जैसे हमें कैसे पता लगता है कि हम पर्याप्त भोजन खा चुके हैं। भाई देखने को तो चलो तुम्हें दिख रहा है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चलता है मेरे पेट भर है, नालायक हो। चलो, तो हमें कैसा पता लगता है कि हमने पेट भर के खाना खा लिया, तो ये सूचनाएं कैसे पहुंचती होंगी। तो देखो मेरे भाई, हमारा पेट पूरा भरा है, यह जानने के लिए एक भूख से संबंधित केंद्र है जो अग्र मस्तिष्क में अलग भाग है। ये भूख का कौन कहाँ है मेरे भाई, ये अग्र मस्तिष्क में होता है। कहाँ होता है, अग्र मस्तिष्क में। मानव मस्तिष्क के नामांकित चित्र का अध्ययन कीजिए। नामांकित चित्र को पढ़ना है, नामांकित चित्र को बना के देखना है। कैसे प्रैक्टिस करनी है मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। मैंने बना के भी बताया था, ठीक है। आ जाओ आगे। हम देख चुके हैं कि विभिन्न भागों के विशिष्ट कार्य हैं। अपने अध्यापक से परामर्श करके प्रत्येक भाग के कार्य का पता लगाइए। आगे देखिए, आइए प्रतिवर्त शब्द का दूसरा उपयोग भी देखते हैं। जैसे कि हमने प्रारंभ में चर्चा की थी, जब हम किसी ऐसे खाद्य पदार्थ को देखते हैं जिसे हम पसंद करते हैं तो अनायास ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। हृदय स्पंदन के बारे में हमने भी सोचे तो भी यह होगा मेरे भाई। देखो हृदय की धड़कन ऐसी है, स्पंदन का मतलब है धड़कना, हृदय स्पंदन का मतलब है मेरे भाई हृदय का धड़कना, मतलब दिल का धड़कना। गुरुजी दिल तो धक धक करता है मेरे भाई, वो धक धक नहीं करता, वो लप डप करता है। क्या करता है, लप डब। तो ध्वनि कैसी होती है हृदय की, लप डब की होती है, धक धक नहीं करता मेरे भाई। वो आशिकों के धक धक करता है, साइंस वालों के लप डब करता है। क्या करता है, लप डब करता है। गुरुजी आज तो मजे की बात बता दी। आ जाओ, हृदय स्पंदन मतलब हृदय के धड़कन के बारे में सोचे, बारे में हम न भी सोचे तब भी यह होगा। मतलब कि हृदय की धड़कन के बारे में तुम सोच ले, हृदय की धड़कन को रोक ले, देखा रोक ले, बता दे, देखा, अरे खत्म हो जाओगा नालायक। इधर को देखो, तुम नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी तो मतलब मेरे भाई ये क्या है, क्या हमारी इच्छाओं के अनुसार चल रही है क्या, नहीं गुरुजी इन पे हमारी इच्छाएं नहीं है। तो ऐसी क्रियाओं को हम बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया। क्या बोलते हैं, अनैच्छिक क्रिया। तो देखो वास्तव में इनके बारे में सोचकर या चाहकर भी आसानी से हम इन क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। क्या हमें सांस लेने के लिए या भोजन पचाने के लिए सोचना या याद करना पड़ता है, पड़ता है क्या, नहीं गुरुजी। अतः सामान्य प्रतिवर्ती क्रिया जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन तथा कोई सोची क्रिया जैसे कुर्सी खिसकाना के मध्य एक और पेशी गति का सेट है जिस पर हमारे सोचने का कोई नियंत्रण नहीं है, ठीक है। बहुत सारी तंत्रिकाएं मैंने बताई थी, कुछ तंत्रिकाएं तो होंगी जिन पे हमारा नियंत्रण होगा, जिसको हम बोलेंगे ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र, और बहुत सारी ऐसी तंत्रिकाएं होंगी जिन पे हमारा नियंत्रण नहीं होगा, उनको हम बोलेंगे अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र। क्या बोलेंगे, अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र बोलेंगे, ठीक है। आ जाओ आगे देखते हैं मेरे भाई। इन अनैच्छिक क्रियाओं में से कई मध्य मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क से नियंत्रित होती है। ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब, लार आना तथा वमन का मतलब उल्टी, पश्चिम मस्तिष्क स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित की जाती है। कुछ क्रियाओं जैसे सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना पर विचार कीजिए। ये पश्चिम मस्तिष्क में स्थित भाग अनुमस्तिष्क द्वारा ही संभव है, जो ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की स्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। कल्पना कीजिए कि यदि हम इसके बारे में नहीं सोच रहे और ये सभी घटनाएं काम करना बंद कर दे तो क्या होगा, गुरुजी वी आर लुढ़किंग, हम लुढ़क जाएंगे, हम लुढ़क रहे हैं, वी आर लुढ़किंग हैं, वी आर लुढ़कड़। गुरुजी लुढ़कड़ू, लुढ़कड़ू मतलब थर्ड फॉर्म है, नालायको हम वी वाज
तो आज लुढ़क है, लुढ़क चुके होंगे। चलो नालायक को देखो, लुढ़क चुके होंगे मतलब कि हम खत्म हो चुके होंगे मेरे भाई। आ जाओ, ये उत्तक रक्षित कैसे करते हैं, रक्षित कैसे होते हैं, मतलब इनको कैसे प्रोटेक्शन मिलता है, किस तरीके के बचे हुए होते हैं। आ जाओ, मस्तिष्क की तरह कोमल अंग जो विविध क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक है कि सावधानी पूर्वक रक्षा भी होनी चाहिए। इसके लिए शरीर की अभिकल्पना इस प्रकार की है कि मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रघात अवशोषक उपलब्ध कराता है। यदि आप अपने हाथ को कमर के मध्य के नीचे ले जाएं तो आप एक कठोर उभार वाली संरचना का अनुभव करेंगे। यह कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी है जो मेरुरज्जु की रक्षा करती है मेरे भाई। मेरुरज्जु मेरुरज्जु जो है वो कहाँ है मेरे भाई, रीढ़ की हड्डी के जैसे हम, मेरे देखो मेरे भाई, ये मेरे पीछे रीढ़ की हड्डी है, मेरे पीछे क्या है मेरे भाई, इधर ये रीढ़ की हड्डी है। इस रीढ़ की हड्डी के आगे, रीढ़ की हड्डी के मतलब जैसे ये रीढ़ की हड्डी पीछे तो इसके आगे का मतलब इस साइड मतलब रीढ़ की हड्डी, फिर रीढ़ की हड्डी के आगे, रीढ़ की हड्डी के आगे क्या है, मेरुरज्जु है। तो किसने रख रखा है इसको, ये इसमें जहां तुम देखोगे यहाँ पे इस तरीके से देखोगे टाइट टाइट से दिखता है, टाइट टाइट सी हड्डी दिख रही है, वो टाइट टाइट सी हड्डी नहीं है, वो क्या है मेरे भाई, वो रीढ़ की हड्डी है। टाइट टाइट सी हड्डी तो है, हड्डी तो टाइट ही होती है गुरुजी। हाँ, तो हड्डी जो है मेरे भाई वो कौन सी है, रीढ़ की हड्डी, जिसको हम कशेरुक दंड भी बोलते हैं। वो क्या करती है, मेरुरज्जु की रक्षा करती है। तो ये वाली चीज लिख लेंगे मेरे भाई, कशेरुक दंड होता है ना, कशेरुक दंड लिखेंगे, कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी मेरुरज्जु की रक्षा करती है। लिखेंगे कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी मेरुरज्जु की रक्षा करती है। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ मेरे भाई। तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है मेरे भाई, तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है, तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है। ठीक है, तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है मेरे भाई, आ जाओ पे देखते हैं मेरे भाई। अब तक हम तंत्रिका ऊतक की चर्चा कर रहे थे कि यह कैसे सूचना एकत्र करता है और इन्हें शरीर में भेजता है, सूचनाओं को संसाधित करता है, सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेता है और पेशियों तक क्रिया के लिए नियंत्रण को संवाहित करता है। दूसरे शब्दों में, जब क्रिया या गति संपन्न होनी होती है, पेशी ऊतक अंतिम काम करेंगे। पेशी ऊतक क्या करेंगे, अंतिम काम करेंगे। जंतु पेशी कैसे गति करती है, ठीक है, जब तंत्रिका आवेग पेशी तक पहुंचता है तो पेशी को गति करनी चाहिए। एक पेशी कोशिका कैसे गति करती है, कोशिकीय स्तर पर गति के लिए सबसे सरल धारणा है कि पेशी कोशिकाएं अपनी आकृति बदलकर गति करती हैं। अतः आगामी प्रश्न है कि पेशी कोशिकाएं आकृति कैसे बदलती है। पहली बात तो ये हो गया कि किस तरीके से गति करेंगी, तो मेरे भाई जो पेशी कोशिकाएं होंगी वो अपनी आकृति बदलकर क्या करेंगी, गति करेंगी। मतलब कि वो आकृति में परिवर्तन करेंगे, अपनी साइज में, शेप में, साइज में और शेप में क्या करेंगी, परिवर्तन करेंगी। मतलब मैं तो यहाँ क्या बोलेंगे मेरे भाई, यहाँ पे देखो समझने का प्रयास करेंगे। आकृति, आकृति का मतलब है शेप, साइज नहीं, ओनली शेप। साइज और शेप में अंतर है। मैं बोलूँ इतने साइज का है, साइज का मतलब हमने उसका आकार बताया, मैं बोल रहा हूँ इसकी शेप ऐसी है, गोल है, चौकोर है, क्या है, तो वो हो गई शेप। ठीक है, आकृति, आकृति और आकार, आकृति, आकृति और आकार दोनों अलग अलग चीज है मेरे भाई। ठीक है, तो पेशी कोशिकाएं अपनी आकृति बदलकर गति करती है, ध्यान से समझ लेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे तो ये कैसे बदलती हैं, तो इसके उत्तर देखेंगे। इनका उत्तर कोशिकीय अवयव के रसायन में निहित है। इसमें कोशिकीय रसायन में पेशी कोशिकाओं में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो उनकी आकृति तथा व्यवस्था दोनों को ही बदल देती है। कोशिका में यह तंत्रिका विद्युत आवेग की अनुक्रिया के फलस्वरूप होता है। जब यह घटना होती है तो इन प्रोटीन की नई व्यवस्था पेशी की नई आकृति देती है। स्मरण कीजिए जब हमने कक्षा 9 में पेशी ऊतक की चर्चा की थी मेरे भाई, हमने नहीं की, तुमने की होगी, मैंने पढ़ाया ही नहीं। देखो सही बात यह है, ठीक है, 9वीं को मैंने पढ़ाया नहीं था तो आपने 9वीं में चर्चा की होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, आगे आ जाओ। तब भिन्न प्रकार की पेशियां जैसे ऐच्छिक पेशियां तथा अनैच्छिक पेशियां थी। अब तक हमने जो चर्चा की है इसके आधार पर आपके विचार में इनमें क्या अंतर हो सकते हैं। अच्छा, अब देखो ये बताओ भाई, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है। ये देखो प्रश्न तुम करोगे, मेरी बात सुनोगे पहले, क्यों करोगे गुरु जी, आप हमें काम क्यों दे रहे हैं। मेरे भाई काम इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम थोड़ा सा इनमें दिमाग लगाओ। ठीक है, कराने को तो मैं करा दूंगा, मैं तुम्हें प्रश्न भी दूंगा, आंसर भी दूंगा, सब चीजें देता हूं। ठीक है, लेकिन तुम थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करो, थोड़ी सी चीजों को तुम प्रयास तो करो एक बार, कैसे हल करना है, कैसे क्या नहीं है। तो प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है बताओ। ठीक है, दूसरा, दो तंत्रिका कोशिकाओं मतलब न्यूरॉन के मध्य अंतर्ग्रथन सिनेप्स में क्या होता है बताओ। तो मैंने बताया हुआ है इनमें सोडियम भरा हुआ होता है। प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच में क्या अंतर है, तुम टहल रहे हो वो नॉर्मल ही है, लेकिन प्रतिक्रिया जो होती है वो आकस्मिक होती है, आकस्मिक होती है। तीसरा देखेंगे,
मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? बताओ मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? बताओ कौन सा है? मेरुरज्जु है, पोन्स है, मेडुला है, जो भी है बताएंगे। हम एक अगरबत्ती की गंध का कैसे पता लगाते हैं? बताएंगे। कौन सी ग्राही होती है जिसके कारण हम पता लगाते हैं? घ्राण ग्राही होती है, स्वाद रस ग्राही होती है, या फिर मतलब दृष्टि मतलब क्या बोलते हैं, प्रकाश ग्राही होती है, प्रकाश ग्राही होती है, घ्राण ग्राही होती है, श्रवण ग्राही होती है, जो भी होती है वो बताएंगे। ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? कि जैसे ही प्रतिवर्ती क्रिया हुई उसमें मस्तिष्क क्या काम करता है, उसकी क्या भूमिका है, क्या भूमिका वो निभाता है? तो पादपों में समन्वय। देखो आगे देखो, पादपों में समन्वय। शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण तथा समन्वय के लिए जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है मेरे भाई। क्या होता है? जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है, लेकिन पादपों में न तो तंत्रिका तंत्र होता है और न ही पेशियां। तो फिर कैसे पता लगता है? मैंने बताया था, इसके लिए जो काम करते हैं वो करते हैं रसायन, और जिनको हम बोल रहे थे हार्मोन। क्या बोल रहे थे? हार्मोन बोल रहे थे। तो आ जाओ, शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण तथा समन्वय के लिए जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है, लेकिन पादपों में न तो तंत्रिका तंत्र होता है, नहीं पेशियां। अतः वे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं? जब हम छुई मुई के पौधे की पत्तियां छूते हैं तो वे मुड़ना प्रारंभ कर देती है तथा नीचे झुक जाती हैं। जैसे ही तुमने छुई के पौधे को छुआ, उसकी पत्तियां क्या करेंगी बेचारी? यूं तो जाएंगी। हाँ, एक लाइन थी हमारे गुरुजी की, वो आपको सुनाता हूँ कि सुंदरता, वो बताते थे कि मैं मतलब एक बार एक गार्डन में गया तो एक सुंदर महिला आई। सुंदर महिला की बात सुनते ही तुम्हारे तो लार आ गई नाल। सुंदर महिला आई तो मैं जैसे ही फूल को तोड़ने वाला था, वो आई और उसने बोला, ब्यूटीफुल ओनली फॉर सी, डोंट विल बी टच, इट विल बी डेड। सुंदरता देखने के लिए है, इसको छुओ मत। ये क्या हो जाएगी? मुरझा जाएगी, है, मृत हो जाएगी। ब्यूटीफुल ओनली फॉर सी, डोंट विल टच, इट विल बी डेड। ठीक है, चलो। हाँ, अरे बताते थे तो मैं सुन लिया करता था, थोड़ी सी चीजें याद रह जाती हैं। चलो आगे आ जाओ। जब एक बीज अंकुरित होता है तो जड़ें नीचे की ओर जाती है तथा तना ऊपर की ओर आता है। जानते हो क्या होता है? छुई मुई की पत्ती स्पर्श की अनुक्रिया से बहुत तेजी से गति करती है। जैसे ही छुआ वो नीचे के नीचे उड़ जाती है। इस गति से वृद्धि का कोई संबंध नहीं है। क्या कोई वृद्धि से मतलब कोई संबंध है क्या? नहीं। दूसरी ओर नवोद्भिद की दिशिक गति वृद्धि के कारण होती है। यदि इसकी वृद्धि को किसी प्रकार रोक दिया जाए तब यह कोई गति प्रदर्शित नहीं करेगा। अतः पादप दो भिन्न प्रकार की गतियां दर्शाते हैं, एक वृद्धि पर आश्रित गति और दूसरी वृद्धि से मुक्त गति। दोनों को ही मैंने बेहतरीन तरीके से तुम्हें समझाया है एक एक करके। ठीक है, आ जाओ आगे। उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। आइए पहले प्रकार की गति पर विचार करते हैं, जैसे छुई मुई के पौधे की गति। क्योंकि यह वृद्धि से संबंधित नहीं है, पादप को स्पर्श की अनुक्रिया के फलस्वरूप अपनी पत्तियों में गति करनी चाहिए, लेकिन यहाँ कोई तंत्रिका ऊतक नहीं है और नहीं कोई पेशी ऊतक। फिर पादप कैसे स्पर्श का संसूचन करते हैं, मतलब इसका कैसे तो इसका पता लगाते हैं, और किस प्रकार अनुक्रिया में पत्तियां गति करती हैं। आओ आगे देखते हैं, 9वें पे देखेंगे। यदि हम विचार करें कि पौधे को, देखो मेरे भाई, ये होती है छुई मुई की पत्तियां। क्या होती है? छुई मुई की पत्तियां। जैसे ही देखो ये खिली हुई है, इनको जैसे ही छुआ और ये छूते हो गई ऐसी, देखो गुरुजी जादू दिखा दिया है। चलो, तो पता चल गया। ऐसे इनको छुओगे छुई मुई की पत्तियों को तो इस तरीके से क्या हो जाएंगी? मुरझा जाएंगी। क्या हो जाएंगी मेरे भाई? मुरझा जाएंगी। आगे देखते हैं। यदि हम विचार करें, आवाज आ रही है ना मेरे भाई? हाँ, चलो। यदि हम विचार करें कि पौधों को किस बिंदु पर छुआ जाता है और पौधे के किस भाग में गति होती है, यह आभासी है कि स्पर्श वाला बिंदु तथा गति वाला बिंदु दोनों क्या है मेरे भाई? अलग अलग है। जो हम जहां स्पर्श कर रहे हैं वो बिंदु अलग है, और जहां उसकी गति हो रही है वो बिंदु अलग अलग है, मतलब दोनों अलग अलग है। अतः स्पर्श होने की सूचना संचारित होनी चाहिए। पादप इस सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए वैद्युत रसायन साधन उपयोग भी करते हैं, लेकिन जंतुओं की तरह पादप में सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशिष्टीकृत ऊतक नहीं होते हैं। अंत में जंतुओं की तरह ही गति करने के लिए कुछ कोशिकाओं को अपनी आकृति बदल लेनी चाहिए। पादप कोशिकाओं में जंतु पेशी कोशिकाओं की तरह विशिष्टीकृत प्रोटीन तो नहीं होता, अपितु वे जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती है। तो परिवर्तन कैसे होता है? मैंने बताया था, जल की मात्रा में परिवर्तन करके, जल की मात्रा को कम या ज्यादा करके वो अपनी आकृति को क्या करते हैं? बदलते हैं। परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने का आकार बदल जाता है। क्या हो जाता है? फूलने और सिकुड़ने में उनका आकार बदल जाता है। आगे आएंगे वृद्धि के कारण गति। मटर के पौधे की तरह कुछ पादप दूसरे पादप या बाढ़ पर प्रतान, बाढ़ का मतलब जो बाड़ी करते हैं अपने खेती बाड़ी, ठीक है, पर प्रतान की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। कुछ बेल होती है, देखो इसने क्या बोला है? मटर के पौधे की तरह कुछ पादप दूसरे पादप पर या बाढ़ पर प्रतान की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। प्रतान का मतलब जो इस तरीके से घेरे वाली स्प्रिंग सी होती है, तुमने पेड़ बेल, जो भी बेल होती है, अमर बेल हो या किसी और बेल हो, उन बेलों में तुमने देखा होगा कचरी की, मतलब जो अपने काचरी होती है जिसकी बना के खा रहे हो इस टाइम पे है, तो उसकी बेल होती है।
काचरी की बेल होती है या फिर और बहुत सारी बेल होती हैं, उन बेलों में मतलब क्या आते हैं, प्रतान। प्रतान का मतलब है जो स्प्रिंग टाइप में होता है। इस तरीके से स्प्रिंग जो होती है ना मेरे भाई, इस तरीके से जो स्प्रिंग होती है, इस तरीके से देखा होगा तुमने, स्प्रिंग बन जाती है। हाँ गुरुजी स्प्रिंग बन जाती है, नहीं हाँ लायको तुम्हें कुछ तरीके से देखो, तरीके से स्प्रिंग बन जाती है, इस तरीके से, इस तरीके से स्प्रिंग बन जाती है। हाँ गुरुजी बन जाती है, हमने देखा था, देखा था नहीं, देखते हो नालायक हो तुम। आ जाओ, देखो आगे आ जाओ। जब ये किसी आधार के संपर्क में आते हैं तो प्रतान का वह भाग जो वस्तु के संपर्क में है उतनी तीव्रता से वृद्धि नहीं करता जितना प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर रहता है। इस कारण प्रतान वस्तु को चारों ओर से जकड़ लेता है मेरे भाई। आमतौर पर पादप धीरे से एक निश्चित दिशा में गति करके उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, क्योंकि यह वृद्धि दिशिक है। क्या है? दिशिक। दिशिक का मतलब है दिशा में है, एक दिशा में है, इसलिए इसको बोला है दिशिक। इससे ऐसा लगता है कि पादप गति कर रहा है। आइए इस प्रकार की गति को एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। समझते हैं मेरे भाई, चलो देखेंगे। पर्यावरणीय प्रेरण जैसे प्रकाश या गुरुत्व पादप की वृद्धि वाले भाग में दिशा परिवर्तित कर देते हैं। ये दिशिक या अनुवर्तन गतियां उद्दीपन की ओर या इससे विपरीत दिशा में हो सकती हैं। अतः इन दो भिन्न प्रकार की प्रकाशानुवर्तन गतियों में प्रेरो प्रकाश की ओर, प्रेरो का मतलब है मेरे भाई देखो ध्यान से समझेंगे, प्रकाशानुवर्तन गतियों में प्रेरो प्रकाश की ओर मुड़कर, प्रेरो का मतलब है जो अपने तना है मेरे भाई, जो पेड़ का ऊपरी सिरा है उसको बोलते हैं प्रेरो, ठीक है। प्रेरो प्रकाश की ओर मुड़कर अनुक्रिया तथा जड़ इससे दूर मुड़कर अनुक्रिया करते हैं। यह पादप की सहायता कैसे करता है? पादप अन्य उद्दीपनों के लिए भी अनुक्रिया करके अनुवर्तन दिखाते हैं। एक पादप की जड़ सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती है, जबकि प्रेरो प्राय ऊपर की ओर तथा पृथ्वी से दूर वृद्धि करते हैं। यह प्रेरो तथा जड़ में क्रमशः ऊपरीगामी तथा अधोगामी वृद्धि पृथ्वी या गुरुत्व के खिंचाव की अनुक्रिया निसंदेह गुरुत्वानुवर्तन है। यदि जल का अर्थ पानी तथा रसायन का अर्थ रासायनिक पदार्थ हो तो जलानुवर्तन तथा रसायनुवर्तन का अर्थ क्या होगा? तो मेरे भाई मैंने तुम्हें चारों बताए हैं, कौन कौन से? प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन और तुम्हारे रासायनुवर्तन। मैंने चारों पढ़ाए हैं, रासायनुवर्तन पढ़ाया है, जलानुवर्तन पढ़ाया है, ठीक है, चारों चीजें पढ़ाई है। हाँ गुरुजी देखो मेरे भाई ये चीज समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे मैंने इस तरीके से तुम्हें एक चीज बताई थी, यहाँ पे देखो प्रकाश जिधर से आ रहा है उस तरफ ही क्या हो रहा है, पौधा मुड़ रहा है। यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो ये है मेरे भाई, ये गमले को इसने उल्टा रख दिया, तो इसने देखा कि जो जड़ें थी वो तो नीचे की तरफ कर रही हैं, और जो प्रेरो है, प्रेरो का मतलब जो पादप का ऊपरी सिरा है वो क्या कर रहा है, शिखर जो है वो मेरे भाई ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम कर रहा है। ये गुरुत्वाकर्षण के अनुदिश कार्य कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण के अनुसार कार्य कर रही है जड़, ठीक है। तो आ जाओ, एक शंकु फ्लास्क को जल से भर लीजिए। फ्लास्क की ग्रीवा को, ग्रीवा का मतलब है गर्दन को, तार के जाल से ढक लीजिए मेरे भाई। यहाँ पे देखो तार का जाल लगाया हुआ है, ब्लैक ब्लैक काला काला जो दिख रहा है। एक ताजा छोटा सेम का पौधा तार की जाली पर इस प्रकार रख दीजिए कि उसकी जड़ें जल से भीगी रहे। एक और खुला हुआ गत्ते का बॉक्स ले लीजिए मेरे भाई। फ्लास्क को बॉक्स में इस प्रकार रखिए कि बॉक्स की खुली साइड खिड़की की ओर हो, जहां से प्रकाश आ रहा हो, ठीक है। क्या आगे देखेंगे, 2 या 3 दिन बाद आप देखेंगे कि प्रेरो प्रकाश की ओर झुक जाता है, ठीक है, तथा जड़ें प्रकाश से दूर चली जाती है। फ्लास्क को इस प्रकार घुमाइए कि प्रेरो प्रकाश से दूर तथा जड़ प्रकाश की ओर हो जाएं। इसे इस अवस्था में कुछ दिन के लिए विक्षोभ रहित छोड़ दीजिए। क्या प्रेरो और जड़ के पुराने भागों ने दिशा बदल दी है? क्या ये अंतर नई वृद्धि की दिशा में है? इस क्रियाकलाप से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? ठीक है, आओ तो देखते हैं। रासायनिक पदार्थ हो तो जलानुवर्तन तथा यही क्या होगा? क्या हम इस प्रकार के दिशिक गतियों के उदाहरणों के बारे में विचार कर सकते हैं? रासायनुवर्तन का एक उदाहरण पराग नलिका का बीजांड की ओर गति करना है। मैंने बताया था मेरे भाई, पराग नलिका का बीजांड की ओर, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना है मेरे भाई। मैंने यहाँ पे पराग कण लिख दिया था, उसको आप पराग नलिका कर लेंगे। क्या लिख लेंगे? पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना है। इसके बारे में हम अधिक जानकारी जीवों में जनन प्रक्रम का अध्ययन करते समय प्राप्त करेंगे। मतलब कि अब जो चैप्टर चल रहा है उसमें समझ, अब जो जनन वाला आएगा तो यहाँ पे एक चीज सही कर लेंगे मेरे भाई, यहाँ पे पराग नलिका कर लेंगे। मैंने पराग कण का बीजांड की ओर गति लिखा दिया था, मैंने पराग कण का बीजांड की ओर गति करा लिखा दिया था मेरे भाई, वहां कर लेंगे पराग नलिका का बीजांड की ओर गति, ठीक है। आइए एक बार हम फिर विचार करते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में सूचनाएं किस प्रकार संचारित होती है। छुई मुई में स्पर्श की अनुक्रिया की गति बहुत तीव्र है, दूसरी ओर रात और दिन की अनुक्रिया में पुष्पों की गति बहुत मंद है। पादप की वृद्धि संबंधित गतियां भी मंद होती है।
जंतु शरीर में भी वृद्धि के लिए सावधानी पूर्वक नियंत्रित दिशाएं हैं। हमारी भुजा और उंगलियां यादृच्छिक होकर एक निश्चित दिशा में वृद्धि करती है। यादृच्छिक का मतलब है ऐसे नहीं है रैंडमली, रैंडमली का मतलब ऐसा थोड़ी है पीछे घूम जाएंगी ऐसे ऐसे, इसको तोड़ लिया है ये तो टूट जाएगी नालायक को, ये तो ऐसे है, इस तरीके से मुड़ेगी, इस तरीके से जाएगी, इस तरीके ये इस तरीके से कर सकते हो, ये दिस इज जादू है, ये कर सकते हैं गुरुजी, इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी ऐसा थोड़ी है पीछे चल जाए यूं ऐसे मुड़ जाए या कुछ और यार है नहा कोई दर्द आ जाओ। तो इनकी क्या है मेरे भाई, यादृच्छिक गति नहीं है। यादृच्छिक का मतलब ऐसा नहीं है कि तरफ मोड़ दिया जाए, इनकी दिशा है मेरे भाई, है ना। आ जाओ आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं मेरे भाई। नियंत्रित गति मंद या तीव्र हो सकती है। यदि उद्दीपन के लिए तीव्र अनुक्रिया होती है तो सूचनाओं का स्थानांतरण भी बहुत तीव्र होना चाहिए। इसके लिए तीव्र गति से चलने के लिए संचरण का माध्यम होना चाहिए। इसके लिए विद्युत आवेग एक उत्तम साधन है। क्या है मेरे भाई, विद्युत आवेग क्या है, उत्तम साधन है। लेकिन विद्युत आवेग के उपयोग के लिए सीमाएं हैं। सर्वप्रथम वे केवल उन्हीं कोशिकाओं तक पहुंचेंगी जो तंत्रिका ऊतक से जुड़ी है, जंतु शरीर की प्रत्येक कोशिका तक नहीं। मतलब जो तंत्रिकाओं से जुड़ी हुई वहां तक ही जाएंगी, ऐसा नहीं है कि पूरे शरीर तक जाएंगी। जंतु शरीर की प्रत्येक कोशिका तक नहीं, जंतु शरीर की प्रत्येक कोशिका तक नहीं जाएंगी, वो वहीं जाएंगी जहां पे वो जुड़ी हुई हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। दूसरा, एक बार एक कोशिका में विद्युत आवेग जनित होता है तथा संचरित होता है तो पुनः नया आवेग जनित करने तथा उसे संचरित करने के लिए कोशिका फिर से अपनी कार्यविधि को सुचारू करने के लिए कुछ समय लेगी। ऐसा नहीं है कि भेज दिया तुरंत और फिर भेज दिया, फिर भेज दिया, फिर भेज दिया, फिर भेज दिया, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि जैसे ही तंत्रिका ने क्या लिया, सिग्नल भेजा, उस सिग्नल को यहाँ भेजा है तो ये दोबारा उसको पैदा करने के लिए, मेरे भाई इसको कुछ समय चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, कुछ समय चाहिए होता है। देखो, दूसरे शब्दों में कोशिकाएं सतत विद्युत आवेग न जनित और न ही संचरित कर सकती हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अधिकांश बहुकोशिकीय जीव कोशिकाओं के मध्य संचार के लिए अन्य साधनों का उपयोग करते हैं। हम पहले ही रासायनिक संचरण का संदर्भ दे चुके हैं, मैंने बता चुका हूं मेरे भाई। यदि एक विद्युत आवेग जनित करने के अलावा उद्दीप्त कोशिकाएं एक रासायनिक यौगिक निर्मोचित करना प्रारंभ कर दें तो यह यौगिक आसपास की सभी कोशिकाओं में विसरित हो जाएगा। यदि आसपास की अन्य कोशिकाओं के पास इस यौगिक को संसूचित करने के साधन हो तो उनकी सतह पर विशेष अणुओं का उपयोग करके वे सूचनाओं का अभिज्ञान करने योग्य होंगे। ठीक है, तथा इन्हें संचारित भी करेंगे। हालांकि यह प्रक्रम बहुत धीमा होगा, लेकिन यह तंत्रिका संबंधन के बिना भी शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचेगा तथा इसे अपरिवर्ती तथा स्थायी बनाया जा सकता है। मेरे भाई, इसको अपरिवर्ती और स्थायी भी बनाया जा सकता है। बहुकोशिकीय जंतुओं द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय के लिए प्रयुक्त ये हार्मोन हमारी आशा के अनुरूप विविधता दर्शाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। विविध पादप हार्मोन वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। इनके संश्लेषण का स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है और साधारण विसरण द्वारा वे क्रिया क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, क्या होता है इनके लिए, क्या होता है मेरे भाई, जो इनके संश्लेषण का स्थान होता है इनके क्रिया क्षेत्र से, मैंने बताया ना कि यहां मान लो मेरे भाई क्या होगा कि महसूस तो कहीं और होगा, क्रिया कहीं और होगा। जैसे छुई मुई का पौधा, हमने जहां पे संसूचन किया, हमने जहां पे टच किया, उसने ऐसा थोड़ी है कि उसके मतलब एक तो सूचना प्राप्त करने का केंद्र तो अलग है और क्रिया करने का, क्रियाविधि करने का, या फिर हमारे अनुरूप जो हमने क्रिया की थी उसके अनुरूप जो अनुक्रिया करेगा उसका केंद्र अलग है। मतलब कि का केंद्र अलग और अनुक्रिया का केंद्र अलग। ठीक है, जैसे मैंने छुई मुई के पौधे को मान लो एक पत्ती को छुआ तो डाली है, उसका मतलब पूरा क्या हो जाएगी, मुरझा जाएगी, सारी पत्तियां मुरझा जाएंगी। हाँ, तो ऐसा क्यों हुआ, क्या मैंने तो एक पत्ती को छुआ था, उसने तो कर ली भाई, मुरझा ली, एक पत्ती मुरझानी चाहिए थी, नहीं गुरुजी, उनके अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग क्या है मेरे भाई, क्षेत्र हैं। उसी तरीके से ये कह रहा है कि इनके संश्लेषण का स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है और साधारण विसरण द्वारा वे क्रिया क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। किसके द्वारा पहुंचते हैं, विसरण के द्वारा मेरे भाई, के द्वारा, विसरण के द्वारा। आइए हम एक उदाहरण लेते हैं जो हम पहले क्रियाकलाप 6.2 कर चुके हैं। जब वृद्धि करता पादप प्रकाश को संसूचित करता है एक हार्मोन जिसे ऑक्सीन कहते हैं। ऑक्सीन हार्मोन मैंने बताया पादपों की गति के लिए, यह प्ररोग के अग्रभाग, अग्रभाग का मतलब उसके जो टिप है उसमें संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है तब ऑक्सीन विसरित होकर प्ररोग के छाया वाले भाग में आ जाता है। प्ररोग की प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सीन का सांद्रण कोशिकाओं को लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीप्त करता है, अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक है मेरे भाई, इसको समझेंगे, समझा देता हूं, तो समझेंगे। देखो मेरे भाई, ये इस तरीके से अपना पादप था, मान लो इस तरीके से क्या था हमारा पादप था, इस
तरीके से ये घमला हो गया हमारा, इस तरीके से पादप था, ठीक है। ये पादप में क्या होता है, ऑक्सीन जो होता है, ऑक्सीन वाले में जब मैंने ऑक्सीन लिखवाया है, ऑक्सीन पे यहाँ पे लिख लें, तो पादप वाला होता है, ये टिप भाग है इसका, क्या सा है, टिप। ये जो क्या है मेरे भाई, ये जो पादप है मेरे भाई, इस तरीके से जो पादप है अपना, इस पादप की टिप है, टिप का मतलब है इसका ऊपरी सिरा। तो इस टिप पर क्या होगा मेरे भाई, इस टिप पर होता है ऑक्सीन, क्या होता है मेरे भाई, ऑक्सीन होता है, क्या होता है, ऑक्सीन होता है, क्या होता है, ऑक्सीन होता है मेरे भाई, क्या होता है, ऑक्सीन होता है। तो मेरे भाई क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे प्रकाश आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा था, प्रकाश आ रहा था मेरे, प्रकाश आ रहा था, तो ये ऑक्सीन जो था वो प्रकाश को देख के क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। जिधर ऑक्सीन की मात्रा अधिक हो जाएगी उधर गति ज्यादा हो जाएगी। तो मेरे भाई ध्यान से समझ, ध्यान से क्या समझेंगे कि इस तरीके से मान लो ये ऑक्सीन है, इस तरीके से मान लो ये ऑक्सीन है मेरे भाई, ये ऑक्सीन है। जैसे ही इसने देखा प्रकाश इधर है तो इसकी मात्रा बढ़ गई इधर, ऑक्सीन की मात्रा बढ़ गई इधर। अगर ऑक्सीन की मात्रा, पहली बात तो ये ऑक्सीन कहां होता है, तो पादप के ऊपरी सिरे में, ऊपरी शिखर में, मतलब उसकी टिप में होता है, ठीक है। वो क्या करता है, जैसे ही प्रकाश को संसूचित करता है, वो एक तरफ क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, एक तरफ क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो एक तरफ, जिस तरफ वह इकट्ठा होता है उसी तरफ वो वृद्धि करने लग जाता है, उसी तरफ क्या करने लग जाता है, वृद्धि करने लग जाता है। ऑक्सीन क्या करता है, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है, कोशिकाओं की लंबाई में क्या करता है, ये वृद्धि करता है मेरे भाई, क्या करता है, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। तो पता चल गया कि प्रकाशानुवर्तन गति में क्या होता है मेरे भाई, पादप होते हैं, पादप में ऑक्सीन हार्मोन होता है, ऑक्सीन हार्मोन जो होता है पादप के ऊपर में, मतलब कि ऊपर जो टिप होती है, ऊपरी जो टिप होती है मेरे, इसकी जो किनारा होता है, ऊपरी शिरा जो होता है, ऊपरी शिखर जो होता है, वहां पे ऑक्सीन होता है। वो जैसे ही प्रकाश को संश्लेषित करता है वो एक तरफ इकट्ठा हो जाता है, जिस तरफ इकट्ठा होता है उसी तरफ वो गति करने लग जाता है, इसलिए प्रकाश होता है, प्रकाश की ओर, तब पौधा जो होता है वो प्रकाश की ओर गति करने लग जाता है, प्रकाश का अनुवर्तन करने लग जाता है, और इसी गति को हम बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन गति। क्या बोलते हैं मेरे भाई, प्रकाशानुवर्तन गति बोलते हैं। समझ में आया, हाँ गुरुजी समझ में आया, नहीं आया तो बताएंगे मेरे भाई, नहीं आया तो बताएंगे, जल्दी बताएंगे एक बार, क्या मेरे भाई, चलो आ गया समझ में। हाँ गुरुजी, ऑक्सीन का पता चल गया, ऑक्सीन पादप, ऑक्सीन एक ऐसा हार्मोन है जो पादपों में पाया जाता है, पादपों में भी कहाँ, उसकी टिप पर पाया जाता है, उसके ऊपरी शिखर पे पाया जाता है। वो क्या करता है, जैसे ही प्रकाश को संसूचित करता है, प्रकाश को देखता है, प्रकाश को महसूस करता है, वो एक तरफ इकट्ठा हो जाता है, जिस तरफ इकट्ठा होता है उसी तरफ वो गति करने लग जाता है, और ये इस गति को ही हम बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन गति। क्या बोलते हैं मेरे भाई, प्रकाशानुवर्तन गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, प्रकाशानुवर्तन गति बोलते हैं। आ जाओ आगे, प्ररोकी, देखो ऑक्सीन विसरित होकर प्ररोक के छाया वाले भाग में आ जाता है। प्ररोकी प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सीन का सांद्रण कोशिकाओं लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीप्त करता है। अतः पादप कोशिका, पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। दूसरा पादप हार्मोन, देखो पादप हार्मोन का दूसरा उदाहरण है जिब्रेलिन, जो ऑक्सीन की तरह तने की वृद्धि में सहायता करता है, ठीक है। ये तो क्या करेगा, कोशिकाओं की लंबाई में सहायता करेगा, ये क्या करेगा, तने की वृद्धि में सहायता करेगा। दोनों चीजों को देखो, अगर कुछ गलत लिखा जा चुका है या फिर मुझे लग रहा है कि मतलब कुछ अलग लिखवा दिया है मेरे भाई, मेरे दिमाग में नहीं रहा हो, तो एक बार थोड़ा सा देख के मैच कर लेंगे। बाकी मैंने लिखवाया तो सही है, लेकिन एक बार फिर से मैच कर लेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो लिखेंगे अतः पादप की ओर प्रकाश मुड़ता, देखो यहां तक लिखा देते ना। तो पादप हार्मोन का दूसरा उदाहरण जिब्रेलिन है, जो ऑक्सीन की तरह तने की वृद्धि में सहायक है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, और इसलिए उन क्षेत्रों में जहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है, विशेष रूप से फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है। तो ये कहां पाया जाता है मेरे भाई, बताएंगे। साइटोकाइनिन कहां पाया जाता है, फलों में और बीजों में सबसे अधिक पाया जाता है। वो पूछ ले कि फलों और बीजों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो हम बताएंगे साइटोकाइनिन। कोशिका विभाजन में, विभाजन सबसे, कोशिका विभाजन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, कोशिका विभाजन के लिए साइटोकाइनिन। जिब्रेलिन क्या करता है, तने में वृद्धि करता है। ऑक्सीन क्या करता है, कोशिकाओं में वृद्धि करता है, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है मेरे भाई, ठीक है। आगे आ जाओ, और देख लेते हैं। ये उन पादप हार्मोनों के उदाहरण हैं जो वृद्धि में सहायता करते हैं, लेकिन पादप की वृद्धि संदमन के लिए भी संकेतों की आवश्यकता है। एब्सिसिक अम्ल वृद्धि का संदमन करने वाले, संदमन का मतलब है उसको रोकने वाले मेरे भाई, उसको रोकने वाले, उसको कम करने वाले, ठीक है। संदमन करने वाले हार्मोन का एक उदाहरण है पत्तियों का मुरझाना, इसके प्रभावों में सम्मिलित है मेरे भाई, ठीक है। आगे आ जाओ मेरे भाई, चलो देख लें इसको। हाँ चलो इसको, ये इसको भी देख लेते हैं अपन, है ना, कल 12वीं पेज देंगे। जंतुओं में हार्मोन, ये रसायन या हार्मोन जंतुओं में किस प्रकार सूचनाओं के संचरण के साधन की तरह प्रयुक्त होते हैं। कुछ जंतु जैसे गिलहरी को लीजिए, जब वे विषम परिस्थिति में होती है तो क्या महसूस करती हैं, वे अपना शरीर लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए तैयार करती हैं। दोनों ही बहुत जटिल क्रियाएं हैं मेरे भाई, ठीक है।
जिसे नियंत्रित करने के लिए जिसे नियंत्रित तरीके से अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है मेरे भाई। जब ऊर्जा नहीं होगी तो सोच समझ ही नहीं पाओगे, सोच समझ नहीं पाओगे तो उसके अनुरूप क्रिया नहीं कर पाओगे। ठीक है, अनेक प्रकार के भिन्न ऊतकों का उपयोग होगा तथा उनकी एकीकृत क्रियाएं मिलकर ये कार्य करेंगी। यद्यपि लड़ना या दौड़ना दो एकांतर क्रियाएं एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। अतः यहाँ एक स्थिति है जिसमें कुछ सामान्य तैयारियां शरीर में लाभप्रद बनाई जाती है। ये तैयारियां आदर्श रूप से निकट भविष्य में किसी भी क्रिया को सरल बना देती है। यह सब कैसे उपलब्ध होगा मेरे बहनों, भाई भाई बोलते 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 काफी देर हो गई मेरे बहनों, अब तुम बताओगे कि ये कैसे उपलब्ध होगा। ठीक है, हाँ ठीक है गुरुजी, देख लो, तो देख ले क्या पेज बच रहे हैं। और चलो कल करते हैं मेरे भैया ना, आज के लिए इतना ही काफी है, कल अपन 12वें पेज से ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही काफी है मेरे भाई। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। ठीक है, हाँ देखो कुछ ना कुछ तो अच्छा करने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप क्या करते हो मेरे भाई, कुछ ना कुछ तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा करने वाला हूँ। ठीक है, अब क्या करने वाला हूँ मुझे भी नहीं पता, ना तुम्हें पता है, तो कुछ भी नहीं पता। ठीक है ना, जो भी होगा। ठीक है मेरे भाई, अरे विग नहीं है नालायक, कोई बाल ही है, हाँ ऐसे हो जाते हैं। हाँ चलो, तुम्हारी तरह है ना, रुकते नहीं है कहीं पे भी नालायक। चलो कोई बात नहीं मेरे भाई, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। और ये तुम्हारा थैंक यू। ठीक है चलो।